हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला पर, जहां पर संकल्प बैच के अंदर मैं आज आप लोगों को एक बड़ी ही यूनिक चीज के बारे में बताने वाला हूं। और वो क्या है? वो ये है कि कैसे एक कर्व किसी दूसरे कर्व के साथ ऑर्थोगोनल का रिलेशन रहता है। कौन सा ऑर्थोगोनल भाई? परपेंडिकुलरिटी का। मान लीजिए कि मैं अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाना चाहता हूं तो आप इसे पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन क्या हो कि अगर हम ऐसा कहें कि मैं आपको देता हूं एक फैमिली ऑफ कर्व्स और आपको बताने हैं वो फैमिली ऑफ कर्व्स जो कि दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व्स से हमेशा परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन रखते हो, यानी ऑर्थोगोनैलिटी यहां पर दिखाते हो, तो ऐसे कर्व्स को ढूंढा कैसे जाएगा भाई? बहुत ही सीधी सी चीज है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से हम लोग ढूंढ सकते हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो एक फैमिली ऑफ कर्व्स को हम लोग लेंगे और उससे हम लोग एक ऐसे सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स बनाएंगे जो उससे हमेशा हमेशा ऑर्थोगोनल रहेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ये भी कॉन्सेप्ट अगर मैं सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से बताऊं तो ये आउट ऑफ द सिलेबस ही रहेगा या फिर आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको सीखना चाहिए आप लोगों को। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन हम लोग यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिन एग्जांपल्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यू विल हैव द ग्रेटर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस होल टॉपिक जो भी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की। तो आप एक क्लियर विजन रख सकते हैं कि एक्चुअली में इसके अंदर क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विद सम हैंडमेड डायग्राम्स और फिर उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का सेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री अंडर द टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो लेट्स बिगिन गाइस। हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं और इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस शीट में भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी आप कर लीजिएगा तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद द वन। यहां पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि सर देयर इज एन सर्कल, मान लीजिए एक सर्कल है और इसी सर्कल का हम लोग एक ले लेते हैं छोटा भाई। ठीक है सर, ये हो गया छोटा भाई, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। बिल्कुल सर, ऐसा करके एक छोटा भाई ले लेते हैं और एक और सर्कल बनाते हैं, लीजिए, है ना, एक और सर्कल बनाते हैं, लीजिए। तो ये सब सर्कल्स की क्या खास बात है सर? ये सब सर्कल की खास बात है कि ये कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। दीज आर एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ सर्कल्स? कोसेंट्रिक सर्कल्स। और इन सब सर्कल्स की खास बात क्या है कि सर इनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर शिफ्ट का है, ओरिजिन पर सेंटर्ड है ये सारे सर्कल्स। तो क्या मैं इसको एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बोल सकता हूं? क्या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? फैमिली ऑफ सर्कल्स बोल सकते हैं। ये ऐसे सर्कल्स हैं जो कि सेंटर पर सेंटर पर फिक्स्ड हैं, जिनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर रखा हुआ है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये सारे सर्कल्स ऐसे सर्कल्स हैं जिनका रेडियस डिफरेंट है, लेकिन इनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर फिक्स्ड है, ओरिजिन पर सिचुएटेड है। तो इसलिए हम लोग इसे फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलेंगे। नाउ आई वांट टू फाइंड सच अ फैमिली ऑफ सम टाइप ऑफ कर्व्स। बहुत स्पेसिफिक वर्ड का यूज करूंगा। मुझे ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स ढूंढने हैं जिनका रिलेशन अगर मैं इस कर्व के साथ बोलना चाहूं, इस फैमिली ऑफ सर्कल्स के साथ बोलना चाहूं, तो वो कर्व हमेशा हर एक सर्कल पे, हर एक फैमिली ऑफ दिस कर्व पे
परपेंडिकुलरली ड्रॉप करेगा, यानी ऑर्थोगोनैलिटी की रिलेशन को यहां फॉलो करेगा। तो ऐसा कौन सा कर्व हो सकता है? सो वी कैन से दैट सर, अगर हम लोग यहां पर किसी भी तरीके का स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन होता हो, तो आप कहेंगे सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है। आप कहेंगे सर देयर आर थाउजेंड्स और या फिर बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो होंगे वो अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो रहे हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए जरा सा, बस थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व कीजिए कि सर देखिए अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, कहां पर सर, ऐसे करके इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, और इसके बीच में एंगल कितना है सर, 90 डिग्री है। अब आप ये काम कहीं पर भी कर सकते हैं। आप यहां कहेंगे तो सर ये भी एक्स के टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा, यहां पर भी 90 डिग्री बनाएगा, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। सो एक्चुअली दीज फैमिली ऑफ लाइंस हैव अ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी विद रिस्पेक्ट टू द फैमिली ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा। हमने कहा कि सर हमें इन फैमिली ऑफ सर्कल से एक ऐसी ट्रेजेक्टरी ढूंढकर निकालनी है जो हमेशा इस पर 90 डिग्री बनाए, चाहे कहीं पर भी रहे, जब भी ये इंटरसेक्ट करे सर ये 90 डिग्री बनाए, ये ऑर्थोगोनैलिटी का रिलेशन फॉलो करे। तो ऐसी चीज को हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? अब आप कहेंगे सर ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है इसकी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस आर का स्क्वायर्ड, यानी रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। Here it is a पैरामीटर रेडियस जिसे हम लोग बदल सकते हैं, जिससे सर्कल का साइज कम या ज्यादा हो सकता है ना। फिर हम कह रहे हैं कि सर हमारे पास ये जो लाइंस हैं ये सेंटर से गुजर रही हैं, तो इन लाइंस की इक्वेशन को हम लोग y बराबर mx लिख सकते हैं, क्योंकि सर ये स्लोपी लाइंस हैं लेकिन ये सेंटर से गुजर रहे हैं, इसलिए y बराबर mx का स्ट्रक्चर यहां पर होना चाहिए इसका। तो सर इसके लिए पर्टिकुलरली बड़ा बोल रहा हूं, इसके लिए इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये होगी और इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये होगी, पॉइंट है ना। लाइंस के लिए, इस ओरिजिन से गुजरने वाली लाइंस के लिए ये सर्कल ट्रेजेक्टरी होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, क्योंकि वो उस पे 90 डिग्री गिर रहा है और इसकी 90 डिग्री पे वो गिर रहा है। तो हम लोग सर्कल से देखिए कैसे यहां पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को ढूंढ सकते हैं y बराबर mx के। इसके लिए एक छोटा सा एल्गोरिदम होगा। वो एल्गोरिदम क्या होगा? वो ये कहता है कि सर जो भी हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, जो भी फैमिली ऑफ कर्व्स के हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और सभी एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट्स को। वैसे तो बेटा हमारे पास हमने जब सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किया था तो वहां पे मल्टीपल आर्बिट्री कांस्टेंट्स आते थे, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के भी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनते थे। लेकिन यहां पर आपको एक सीमित लेवल के ही क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट्स के साथ ही डील करेंगे, हम लोग मल्टीपल आर्बिट्री कांस्टेंट्स के साथ डील नहीं करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि सर इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट इज आर। और अगर आपको मल्टीपल आर्बिट्री कांस्टेंट्स की आ रहा है तो वो हमारे थोड़ा हायर क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, यानी हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, वो हम लोग अभी साइड कर देते हैं। हम कहते हैं कि सर हम सिर्फ एक पैरामीटर के साथ अगर हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ढूंढना चाहते हैं तो वो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, इसका प्रोसेस को सुनो। यहां से हमने कहा सर हमें जो भी फैमिली ऑफ कर्व्स दिए गए हैं उसको डिफरेंशिएट करके मैं उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा। अब हम लोग जानते हैं कि सर अगर ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं इसका स्लोप अगर मान लीजिए यहां से m1 है और ये जो लाइन है इसका स्लोप अगर हमारे पास मान लीजिए m2 है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, ऑब्वियस सी बात है ये जैसे जैसे ये लाइन डायरेक्शन चेंज करेगा इट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्लोप। तो सर m1 को मैं निकाल सकता हूं किससे, dy/dx से निकाल सकता हूं जी सर। लेकिन अगर मुझे m2 निकालना होगा तो हम लोग यूज करेंगे बेटा स्ट्रेट लाइंस के परपेंडिकुलरिटी कंडीशन को, दैट इज m1 और m2 जो होगा वो हमारे पास -1 होगा उनका प्रोडक्ट जी सर। तो एक्चुअली में इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव अगर मैं लेना चाहता हूं तो ये m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के dx अपॉन में dy हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा होगा कि क्यों माइनस के dx अपॉन dy है, बिकॉज
बिकॉज अगर मैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की यूज कर रहा हूं तो m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन में dy बाई dx हो जाएगा, एंड इन दैट केस ये पलट कर बेटा dx अपॉन में dy नेगेटिव में आ जाएगा. सो दैट विल बी द स्लोप ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, है ना. ठीक है सर, यहां से हमने कहा कि सर अब अगर जब मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा तो उस dy बाई dx को आप माइनस के dx अपॉन में dy में बदल दोगे ताकि हमारा जो स्लोप है वो एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से काम करना शुरू कर दे, है ना. चलो सर, ये बात भी समझ में आ गई. जब हम ऐसा कर देंगे तब हमें सॉल्व करना है न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उसमें से हमें क्या मिलेगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी. हमने पहले नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री ली हुई थी, यानी कर्व्स हमारे कहां कहां से पास कर रहे थे वो ट्रेजेक्ट्री हमें मिली थी, और जब हम लोगों ने उसको dy बाई dx को माइनस के dx अपॉन dy से रिप्लेस कर देंगे, सो वी विल गेट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि हमने उसके स्लोप को बदल दिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्लोप ले जाने लग गए और वहां से आ गया. तो सर अगर ये जो एग्जांपल आपने दिया है ये सच है तो आप इसको पहले प्रूफ करके दिखा दीजिए, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगा लेंगे. भाई बात पूरी करते हैं, है ना. तो चलिए देखते हैं. हमने कहा सर हमारे पास एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है. वो क्या है सर, फैमिली ऑफ सर्कल्स दैट इज एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर्ड है. सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को डेरिवेटिव करते ही इसका पैरामीटर हो जाएगा गायब, है ना, गायब हो जाएगा. सर डिफरेंशिएट करते ही ये बन जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y वाई डैश की जगह पे मैं स्पेसिफिकली इसे लिखूंगा dy बाई dx, क्योंकि मुझे इसे रिप्लेस करना होगा और इधर आ जाएगा 0. तो हम कहेंगे सर dy बाई dx, अब ये मेरे पास 2 से डिवाइड करने पर y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0 है ना. हमें क्या बोला गया था सर, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया. हाँ सर बन गया. इसमें कोई पैरामीटर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है. तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स. अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर रिप्लेसमेंट करनी है फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री. ध्यान दीजिएगा बच्चा, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री. फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बेटा हम लोग ये जो dy बाई dx आप लोग देख पा रहे हो, इसको मुझे चेंज करना होगा माइनस के dx अपॉन dy से. तो दिस विल बी x प्लस वाई मल्टीप्लाई यहां जाएगा माइनस के dx अपॉन dy आ जाएगा. अब आप इसे क्या कीजिए बेटा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा x इंटू डी वाई आफ्टर टेकिंग एलसीएम, और दूसरी साइड जाकर ये बन जाएगा y इंटू dx बन जाएगा. ये ऐसा कुछ बन जाएगा. अरे सर ये तो सेपरेट हो सकता है, मानते हुए नहीं मानते हो. हाँ सर ये सेपरेट हो सकता है. तो अगर आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, अब तो मुझे इसको सॉल्व करना है ना सर. बिल्कुल सर, अब हमें इसे सॉल्व करना है. सो हमारे पास इक्वेशन क्या है सर, सेपरेट करने पर dy के अपॉन में सर y आ जाएगा, जबकि dx के अपॉन में x आ जाएगा. आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स मैं कर दूंगा इनको इंटीग्रेट. जी सर, तो dy अपॉन में y का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉगरिदम y हो जाएगा, जबकि dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉगरिदम x हो जाएगा. और प्लस सर जब सब में लॉग आ रहा है, जब हमारे पास सब में लॉग आ रहा है तो कांस्टेंट को भी हम लोग लॉगरिदम में ले लेते हैं. ये हम लोगों ने सेपरेबल फॉर्म में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन के. तो यहां से आप कहेंगे सर लॉगरिदम y जो है वो एक्चुअली में लॉगरिदम cx के बराबर आ जाता है, और आप कहेंगे सर लॉगरिदम लॉगरिदम हटा देंगे तो y बराबर cx. हमारे पास क्या हो जाएगा सर, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी. क्या आप ये देख रहे हैं कि सर ये एक्चुअली में इसी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है जैसे y बराबर mx मैंने आप लोगों को बताया था. ये सर बस उसी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, बस c की जगह पे क्या लिखा है सर, m लिखा हुआ है. अरे हाँ सर, यही तो आर्बिट्री कांस्टेंट m था, उसकी जगह पे आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने c लिख दिया. तो बस सर नाम चेंज हुआ है, काम चेंज नहीं हुआ, है ना, है ना. नाम चेंज हुआ है मगर काम चेंज नहीं हुआ. सर ये यहां पर स्लोप का काम कर रहा होगा, लेकिन ये अभी भी ओरिजिन से ही गुजरने वाले फैमिली ऑफ लाइंस हैं. तो ये था हमारा बेसिक आइडिया कि सर इस सर्कल के ऊपर अगर मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बनाना चाहता हूं तो उसका पाथवे क्या होगा सर, y बराबर mx होगा. ये मैंने आप लोगों के सामने इसे बनाकर दिखाया, एक्सप्लेन करके दिखाया, साथ ही डायग्राम के साथ भी मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया कि हाँ ओरिजिन पर रखे हुए सर्कल्स पर अगर मुझे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री चाहिए तो वो ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस होती है जो कि ओरिजिन से गुजरती है. मजा आया?
आया? तो बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है। अब हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर कुछ इजी से एग्जाम्पल, ताकि आप लोग इस पे आ जाए कॉन्फिडेंस, और डन, आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा खत्म। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन, जहां पर ये कह रहा है कि सर वाई स्क्वायर बराबर 4x हमारे पास एक फैमिली ऑफ पैराबोलाज है। तो आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ हमें कैसा दिखेगा? बेटा जैसे जैसे 4a की वैल्यू बढ़ती रहेगी, आपका अगर 4a की वैल्यू कम है तो ये ऐसा पैराबोला बनेगा, अगर आपके 4a की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर आप 4a की वैल्यू और बड़ा करते हैं तो आपका पैराबोला ऐसा बनेगा, है ना। आप 4a की वैल्यू और बड़ी करते हैं तो आपका पैराबोला ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये क्या रहेगा बेटा? ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज है। जो कहां पर है सर? जो ओरिजिन पर उसका वर्टेक्स है, और ये राइट फेसिंग पैराबोलाज हैं। तो इस तरीके के पैराबोलाज आप लोगों के सामने आएंगे। तो मुझे चाहिए सर इससे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बनाने वाले कर्व्स, यानी फैमिली ऑफ कर्व्स जो इससे हमेशा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे। तो ये तो सर हमें कैसे पता चलेगा? जब हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया वाई स्क्वायर बराबर 4x। लीजिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax हमें दिया जा रहा है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे इसको एलिमिनेट करना है। तो मैं कहूंगा सर 4a बराबर वाई स्क्वायर अपॉन में x लिख दें। लिख दीजिए। अब आप इसे जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो 4a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसमें लगा देंगे क्वोशिएंट रूल, तो डिवाइड में बेटा x का स्क्वायर आ जाएगा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाई dx हो जाएगा। मैं अभी dy बाई dx इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसे रिप्लेस करना होगा, याद रखें इस बात को। वरना मैं y डैश यूज करता हूं जनरली, क्योंकि लिखने में आसान भी होता है और जगह भी कम खाता है। ये कुछ जुगाड़ होते हैं, ठीक है, एग्जाम में लिखने के। और सर सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, यानी x इसमें एज इट इज रहेगा, माइनस नीचे वाला फंक्शन डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है कि ये बन गया सर 2xy dy बाई dx माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ऐसा करके कुछ आपके सामने बन चुका है मेरे दोस्त, यस और नो, है ना। देन आप कहेंगे कि सर अब मुझे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री अगर निकालनी है, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि सर हमारे पास जो dy बाई dx है उसकी जगह पे माइनस के dx अपॉन dy रखेंगे। तो ये रहा dy बाई dx हमारे पास, इसकी जगह पे आप माइनस के dx अपॉन dy से रिप्लेसमेंट कर दीजिए। सो ये बन जाएगा 2xy माइनस के dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इस वाली चीज को इधर भेज देता हूं तो कोई परेशानी मुझे नहीं लगता है होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। ओके सर, इधर आप नोट कीजिए। आप कहेंगे कि सर क्या मैं इस वाले y को इस वाले y से कैंसिल आउट कर दूं? हाँ कैंसिल आउट कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देन उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये इक्वेशन अब आपको कैसी दिखाई देगी? सर ये दिखाई देगा माइनस के ट्वाइस ऑफ x dx, और ये जो dy है ये इधर चला जाएगा तो ये y dy बन जाएगा, ठीक है सर। दोनों तरफ सेपरेट हो चुका है तो इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसा कुछ बन जाएगा। या फिर अगर मैं स्मार्टली कहूं तो माइनस का साइन उधर दे दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर यहां पर हमारे पास 2x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दूसरी साइड ये माइनस के y का इंटीग्रेशन dy के साथ हो जाएगा आफ्टर सेपरेटिंग। तो दिस विल बी x का स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस के y स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी हो जाएगा। इस 2 को इधर दे देंगे तो बेटा ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट 2c आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो आप कहेंगे सर इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k ले लेंगे तो ये कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी है सर? ये हमारे पास पुराने कांस्टेंट c के डबल के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या है सर? ये फैमिली ऑफ एलिप्सिस है। ये कौन है दोस्त? ये फैमिली ऑफ एलिप्सिस है जिसमें k की वैल्यू क्या है सर? k की वैल्यू कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है। जैसे जैसे आप k की वैल्यू चेंज करते रहेंगे एक नया एलिप्स हमारे पास बनेगा। तो अगर मैं इस एलिप्स को देखूं तो इसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर है। मान लीजिए कि मैं एक यहां पर एलिप्स बनाता भी हूं, ये हम लोगों ने एक एलिप्स बनाया, ठीक है।
तो आप कहेंगे कि सर ये एलिप्स कुछ खास हमारे पास 2x² यानी कि ये k/2 और ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा सर, ये बनेगा ऐसे वाला, है ना, ऐसे वाला एक बनेगा जो कि एक्चुअली में जिसका सेंटर कहां पर है सर, ओरिजिन पर है, और इसका वाई एक्सिस जो है वो हमारा मेजर एक्सिस बनेगा। एंड यू कैन ऑब्जर्व, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है तो आप कहेंगे सर देखो ना यहां पर हमें 90 डिग्री बनते हुए दिख रहा है क्या, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां भी 90। आप जितने भी एलिप्सिस ऐसे वाले बना दीजिए आपको हमेशा वो 90 डिग्री पे कट करते हुए दिखेंगे। तो आप इससे बड़ा ऑर्थोगोनल बनाने की कोशिश करें बेटा, बड़ा क्या बनाएं, ऐसा ही शेप का बेटा, ऐसे ही शेप का एक और आप एलिप्स बनाइए जो कि आपने सेंटर पर ओरिजिन रखा है। तो आप कहेंगे सर फिर से हमें वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, ये हमेशा 90 डिग्री पर ही कट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये डायग्राम मैंने हाथों से बनाया है तो ये बहुत ज्यादा सटीक नहीं होगा, ये बात आप मानते हैं ना, लेकिन स्टिल सर कितना सही ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है कि हाँ सर ये कर्व्स आपस में 90 डिग्री पर कटते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी खूबसूरत किस्म की मैथमेटिक्स है, क्या ये सीखने का मन नहीं करता? हाँ ठीक है सर सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सीखने का दिल भी करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा है कि इसने मैथमेटिक्स की एक ब्यूटी को दिखाने की कोशिश करी है। तो आप इसे अगर इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। साथ में क्वेश्चंस तो मैं करवा ही रहा हूं, है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन एकदम खत्म। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि सर इस बार y बराबर a x की पावर n दे दो। बेटा a x की पावर n जो है ये कैसे फंक्शन हो सकते हैं, आपको मैंने ड्रॉ करके शायद बताया हो कि अगर मान लीजिए y बराबर a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है तो ये पैराबोलिक फंक्शन होगा। हाँ सर ऐसे करके। अगर y बराबर a x का क्यूब है तो ये क्यूबिकल फंक्शन होगा, ऐसे करके। अगर y बराबर a x की पावर 4 है तो अगेन ये पैराबोलिक फंक्शन होगा, लेकिन थोड़ा सा चपटा करके ऐसे करके बनता है, थोड़ा सा यहां से बेस से हल्का सा चपटा होकर ऐसे ऊपर बनता है। इसी तरीके से अगर पावर 5 जाओगे तो ऐसे करके चपटा होकर बनेगा, फिर पावर बढ़ाते जाओगे तो बनता जाएगा। तो ये कह रहा है कि सर मैं रैंडम किसी पर्टिकुलर पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैंडम किसी भी पावर n की बात कर रहा हूं। यहां पर n जो है बेटा वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, दैट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, है ना। n इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। अगर आपको ये डाउट होता है तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, n इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। आप इसे चेंज नहीं करने वाले हो इन दिस क्वेश्चन, आप इस n की वैल्यू को चेंज नहीं करने वाले हो, आप इसे फिक्स कांस्टेंट मान लो। आपको 2 मानना है आप 2 मान लो, आपको 3 मानना है 3 मान लो, कोई भी नंबर मान लो, कोई वो नंबर मान लो। लेकिन यह क्वेश्चन में ये चीज आपको समझनी है कि n जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट इज a, है ना। तो सर अगर मुझे a को ही हटाना है तो मुझे क्या करना होगा सर, मैं a बराबर क्या लिख दूंगा, y के अपॉन में x की पावर n लिख दूंगा। तो ऐसे में सर मैं जैसे ही डेरिवेटिव करूंगा ये हो जाएगा 0। सर इसमें लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, तो x की पावर बन जाएगा 2n, ठीक है। इसका हो जाएगा बच्चा हमारे पास dy बाई dx, और उसके साथ x की पावर n एज इट इज रहेगा, माइनस यहां पर y के साथ बेटा x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा करके कुछ आप लोगों के पास ये डेरिवेटिव होकर आ जाएगा। सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x की पावर n dy बाई dx जो होगा वो डायरेक्टली बेटा इक्वल टू y इंटू n इंटू वाई, n इंटू वाई एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। सर क्या मैं x की पावर n माइनस 1 बोथ साइड से कैंसिल कर सकता हूं? x की पावर n माइनस 1 अगर मैं इससे कैंसिल करूंगा तो इधर सिर्फ एक x बचेगा। अच्छा फिर हम जानते हैं कि सर फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, है ना। हम यहां से क्या करेंगे सर, रिप्लेस कर देंगे dy बाई dx को, किससे, माइनस के dx अपॉन dy से रिप्लेस कर देंगे। तो ये x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस के dx अपॉन में dy हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बेटा यहां पर हमारे पास आ जाएगा n इंटू वाई आ जाएगा। बेटा देखो सेपरेट करो, अपना काम खत्म। अरे हाँ सर सेपरेट करते ही क्वेश्चन खत्म है, तो खत्म करो ना सर, खत्म करो। मान लीजिए मैं यहां से सेपरेट करता हूं तो यहां पर हमारे पास x का dx आ जाएगा,
दूसरी साइड माइनस का साइन भेज देता हूं तो माइनस के एन वाई इंटू डी वाई आ जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बन गया सर हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर माइनस के एन इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के एन वाई स्क्वायर और प्लस सम कांस्टेंट 2c हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। इसको इधर ले आइए बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां पर सम कांस्टेंट के आ जाएगा, जहां पर के की वैल्यू क्या है सर, सम अदर कांस्टेंट का ट्वाइस है। ये क्या है सर, ये देखो इसे पहचानो मेरे दोस्त, ये हमारे पास फैमिली ऑफ एलिप्सिस है। कौन है सर ये कौन है, ये फैमिली ऑफ एलिप्सिस है। तो ये कह रहा है कि सर ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्सिस है जिसमें एन तो हमारा फिक्स्ड है सर, ये एन यहां से डिसाइड होगा, जैसे एन यहां रखोगे वैसा एन यहां पर भी रखोगे, अगर यहां पावर 10 रखिए तो यहां भी 10 रखोगे, लेकिन ये के जो है ये सर आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, दिस विल बी आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं इसका डायग्राम आप लोगों को नहीं बनाकर दे सकता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ सीमाएं मेरी भी हैं, कुछ हदें मेरी भी हैं, चीजों को उतने लेवल तक बना पाना इज नॉट वेरी इजी टास्क, बात समझ रहे हैं, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से सॉल्व करते जाना है और बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, उसमें रिप्लेस कीजिए और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो भी बनकर आई है उसे दोबारा सॉल्व कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, है ना। तो सर वाई एक्सिस एट ओरिजिन पे टच करने वाली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। हम कहते हैं कि सर अगर मैं वाई एक्सिस पे एक सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो ये सर्कल कुछ ऐसा दिखना चाहिए, है ना। ये सीधा क्यों नहीं हो रहा, ओहो अब ठीक है, ओके। और ये वाई एक्सिस पे ऐसे टच कर रही होगी यूं करके, लाइन ही नहीं बन रही है, बताओ इतना नाराज है ये हमसे। ठीक है सर, ये इधर जाके इधर ऐसे कंबाइन हो गया, तो ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है सर। तो इसने क्या किया, ओरिजिन तो यहां पर है लेकिन सेंटर कहां हो जाएगा सर, सेंटर यहां हो जाएगा। तो इसका सेंटर हम लोग a,0 ले लेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा सर, रेडियस a हो जाएगा। सर हम लोगों ने ये क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था, वाई एक्सिस को टच करने वाला, है ना, मैंने जिसमें छोटी सी गलती भी करी थी लेकिन उसके बाद ठीक भी किया था, है ना। तो बेटा थोड़ा बहुत हो जाता है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, आपको भी समझ में आएगा और आपको भी मजा आएगा कि भाई हम भी सर की गलती पकड़ पा रहे हैं, है ना। चलो, तो अब ये सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर, आप कहेंगे सर एक ही है दैट इज a है, तो इसको करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू वाई डैश हो जाएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो 2 को हटा देंगे तो ये बन जाएगा, अच्छा यहां से 0 ये भी तो हटेगा सर, देखा आप गलती करने से बाज नहीं आओगे, आपकी आदत बन गई है गलती करना, है ना। तो ये 2 अगर से रिड्यूस कर देंगे तो ये x माइनस ए प्लस वाई डैश बराबर 0 आ जाएगा। सो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई डैश आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं सर ये रिड्यूस तो वो एलिमिनेट तो हुआ नहीं सर, अब एलिमिनेट नहीं हो तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे सर इसको वापस यहां पर रख दो, a गायब हो जाएगा, कर दो सर, है ना, वापस यहां रख देंगे तो a गायब हो जाएगा। इन दैट केस आपके पास ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा x माइनस ए यानी कि x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर यानी x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। ओके सर कोई बात नहीं, x से x कट गया तो वाई डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंशन करोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x वाई डैश हो जाएगा। सो आप कहेंगे कि सर ये देखिए वाई डैश का स्क्वायर और वाई डैश का स्क्वायर कट गया, तो फाइनली ये इक्वेशन मुझे कैसा दिखाई देगा, फाइनली ये इक्वेशन हमें दिखाई देगा कि ये बन गया है 2 इंटू एक्स वाई
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा तो दैट विल बी लुकिंग लाइक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई देगा, हाँ या ना, है ना? लेट मी चेक, यहां पर वाई बाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, ओके, नो इश्यूज विद दैट, है ना? यहां पर प्लस का ही साइन आना चाहिए, एक्स माइनस वाई वाई डैश, ओके जी, बिल्कुल बात सही है, यहां तक अपने को कोई दिक्कत बिल्कुल यहां तक नहीं होनी चाहिए। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ कंफर्म कर लें एक बार, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 2xy वाई डैश, हाँ ठीक है, कंफर्म्ड है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे चलते। सर फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमने क्या सीखा था? फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम लोग इसे रिप्लेस कर देंगे dy बाई डी को, तो ये बन जाएगा 2xy माइनस के dx अपॉन में dy बराबर यहां पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, हैं जी? बिल्कुल सर। इन दैट केस हम कहेंगे कि सर ये जो माइनस का साइन है अगर मैं इसे दे दूं तो हमारे पास dx अपॉन में dy जो है ना वो बन जाता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बन जाता है दोस्त? ये बन जाता है हमारे पास 2xy अपॉन में ऐसा बन जाता है ना? ऐसा कुछ हमारे पास बन जाता है जी सर। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया तो सर माइनस का साइन भी तो लगेगा ना, तो इसको दोबारा लिखते हैं। ये क्या बन जाएगा दोस्त? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड अपॉन में क्या बन जाएगा? 2xy बन जाएगा, ऐसा करके कुछ बन जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या आप देख पा रहे हैं कि एक होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे होमोजेनियस फॉर्म में चेंज करूंगा तो मुझे x अपॉन वाई का फॉर्मेट मिल रहा है, तो मैं x अपॉन वाई के फॉर्मेट में इसे बदलता हूं तो ये बन जाएगा dx अपॉन में dy, तो मैं y स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा x अपॉन में y का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस के 1 डिवाइडेड बाई ये ट्वाइस ऑफ x अपॉन में y बन जाएगा। मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में कॉपी कर लेता हूं सो दैट वी कैन वर्क ऑन दिस टुगेदर। चलिए देखते हैं, dx अपॉन में dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू x अपॉन में y का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ x अपॉन में y, ऐसा करके कुछ आ जाता है आफ्टर डिवाइडिंग बाई वाई स्क्वायर। सर होमोजेनियस में हम लोग क्या करते थे? हम लोग होमोजेनियस में पुट करते थे x अपॉन में y को v पुट करते थे, इसका मतलब सर हमारे पास x बराबर vy आ जाता था, और इन दैट केस हमारे पास dx अपॉन dy अगर हम लोग निकालेंगे तो ये बन जाता था v प्लस वाई dv अपॉन में dy बन गया। हाँ सर, इस वाले सब्सटीट्यूशन को यहां पर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन में dy बराबर ये बन गया सर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v बन गया जी सर। इन दैट केस y dv अपॉन में dy इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? v अगर उधर गया तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v आ जाएगा। हाँ सर, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके सेपरेट भी साथ साथ ही कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये 2v dv के साथ चला जाएगा तो 2v dv हो जाएगा, इधर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर यानी माइनस के v स्क्वायर, तो यहां पर 1 प्लस v स्क्वायर नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन इधर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में y dy बन जाएगा। आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इसे डायरेक्टली कर दिया, बेटा आप लोग थोड़ी मेहनत करके इसको कर सकते हो, ठीक है सर? बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या होता है, यहां देखिए बेटा कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन है। पुट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर टी पुट कर दोगे तो 2v dv बराबर आपके पास dt आ जाएगा, तो अपना लेफ्ट वाला इंटीग्रल कैसा दिखने लग जाएगा? सर ये दिखने लग जाएगा dt अपॉन में t दिखने लग जाएगा, और इधर सर माइनस के 1 अपॉन में y dy हमारे पास चल रहा है। ओके, नाउ दिस विल बी लॉगरिदम t हो जाएगा मॉड t, और इधर माइनस में लॉगरिदम मॉड y हो जाएगा, और इधर प्लस लॉगरिदम में c ले लेते हैं क्योंकि सब में लॉगरिदम है, इसको इधर ले आएंगे तो ये लॉगरिदम में क्या हो जाएगा? t इंटू वाई हो जाएगा, और ये लॉगरिदम में c हो जाएगा। इन दैट केस लॉगरिदम लॉगरिदम हट जाएगा तो y इंटू टी बराबर c आ जाएगा। सर t कितना था? t हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर था,
तो y इंटू वन प्लस वी स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास सम कांस्टेंट आ जाएगा। सर v कितना था, v हमारे पास x अपॉन में y था, तो इसे भी रिप्लेस कर देंगे तो दैट विल बी y मल्टीप्लाई वन प्लस एक्स अपॉन में y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c हो जाएगा। यहां बेटा हमारे पास y का स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे y का स्क्वायर एलसीएम हुआ, तो यहां से मैं आंसर को यहां लेकर आ रहा हूं, ठीक है भाई, थोड़ी जगह कम कर रही है लेकिन ऐसे ही करेंगे कि सर ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में y का स्क्वायर बराबर c आ जाता है। हाँ सर, सर एक y से एक y काटा तो y इधर चला गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास cy आ जाता है। क्या जाता है, cy आ जाता है। क्या हो रहा है, ये cy आ जाता है। आप कहेंगे सर ये जो इक्वेशन है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। वो ऐसे सर्कल्स की बात हो रही है जिसका सेंटर किधर है सर, जिसका सेंटर हमारा वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। कहां आ रहा है सर, वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ये ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात हो रही है जिसका सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है और इसका रेडियस भी हमारे पास वही है कि ये टचिंग द एक्स एक्सिस है। तो हमने क्या कहा सर, हमें ऐसे सर्कल चाहिए थे जो हमारे पास वाई एक्सिस पर बन रहे हैं, वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, और हमारा आंसर क्या आया सर, ऐसे सर्कल्स बन रहे हैं जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं ओरिजिन पर, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो क्या सर ये हमें डायग्राम में दिखेगा क्या, बिल्कुल दिख सकता है, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ठीक है जी, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो हम देखो बेटा यहां पर अगर मैं एक और सर्कल ऐसे करके बनाने की कोशिश करूं, ये लीजिए, तो हमने कहा सर इस सर्कल को कहां टच करवाना है, हमें टच करवाना है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर। तो आप देखेंगे सर, देखो कमाल की बात, देखो कमाल की कि ये देखो इन दोनों, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बनाऊं और यहां पर एक टेंजेंट बनाऊं तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आपको बनते हुए दिख रहा होगा, है ना, है ना सर, कमाल की चीज है। मतलब मजा आ रहा है जब इसे ग्राफिकली देख रहे हैं तो ये अलग लेवल का मजा दे रहा है। सॉल्यूशन तो थोड़ा रद्दी सा लग रहा होगा लेकिन ग्राफिकली देखने में बड़ा मजा आता है इस चीज को। तो आप भी इसे ऑब्जर्व करें और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, और इसी के साथ एक और आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं और उसी के साथ अपना ये कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाएगा। y बराबर एम एक्स का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बता दो। सर आपने बताया तो था कि वो सर्कल सेंटर अगर ओरिजिन पर रखा है तो उसकी ट्रेजेक्टरी y बराबर एम एक्स होगी, तो इसका क्या होगा, आंसर आपको मालूम है ना, आंसर आपको मालूम है ना, मालूम है सर, मालूम है। चलो देखना सर, अगर हमारे पास y बराबर एम एक्स दिया गया है तो एक काम करते हैं सर, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर y अपॉन में x हो जाएगा। सर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा y dy बाई डी एक्स, यहां क्या आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और माइनस के y आ जाएगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को सर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बना x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर y बन गया। सर फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम लोग क्या करते हैं, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम लोग कहेंगे सर डी वाई बाई डी एक्स को चेंज कर दो माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई से, तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा, और दूसरी साइड बेटा y हमारे पास है ही, ये माइनस का साइन बच्चे उधर दे देना है ना, ये माइनस का साइन उधर दे देना, तो ये बन जाएगा x का dx बन जाएगा, और दूसरी साइड बेटा माइनस के y dy बन जाएगा। आफ्टर सेपरेटिंग आप कर देंगे इसे इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये बन जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c बन जाएगा। सर 2 इधर से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड बराबर 2c आ जाएगा। सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड बराबर सम कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट क्या है सर 2c के बराबर है, हैं जी। सर ये देखो ये वही वाली सर्कल है जहां पर रेडियस का स्क्वायर की जगह पे हमें कांस्टेंट दे दिया गया है। ये कौन से फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं सर, दीज आर फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन, सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन यानी 0 0।
क्या भाई लोग, मजा आया क्या? लाइन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी सर कौन हो गया? सर्कल हो गया। सर्कल का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी यहाँ पे लाइन हो गया। ये बात सर आपने एग्जांपल में प्रूव करके क्वेश्चन में प्रूव करवा दिया, मजा ही आ गया इस बात पे। तो मजा आ गया तो बेटा इसे खूब सारी प्रैक्टिस करना। मैं ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लेकर आया था, जितना आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को समझने की जरूरत थी ये उतना काफी है, और इसके साथ आप लोग प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लीजिएगा दोस्त। तो यहीं पर अपना हो जाता है सेशन समाप्त। कैसा लगा भाई लोग, बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।